नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया खेल कर दिया है। साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य एक ही है, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सत्ता में रहना और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप जानते हैं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और वही हुआ बिहार में। वहां पे उन्होंने ठीक चंद रोज बाद, मुश्किल से 2 रोज राम जन्मभूमि पे जाकर के जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी, उसके बाद ऐसा दर्शाया गया कि जैसे कि पूरा जो है बहुत ही धार्मिक रूप है उनका, वो सारा दिखाया गया। और उसके ठीक 2 रोज बाद जो राजनीतिक पैंतरा चला, उसने साफ दिखा दिया कि मोदी पहले पॉलिटिशियन हैं, फिर उसके बाद भक्त, और जहां जैसा जरूरत पड़ती है उसी तरीके की वो शक्ल ग्रहण कर लेते हैं। बिहार में उन्हें मालूम था कि अंदर अंदर खींचातानी चल रही है। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे एक तरफ और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, और उसी का फिर से फायदा उठाया। और नीतीश कुमार, हालांकि सब जानते हैं कि वो पलटू राम हैं, वो बार बार कई बार इधर से उधर उधर से इधर आ चुके हैं, एनडीए के साथ, एनडीए के विरोध में। तो सबने सोचा था कि शायद इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, लेकिन गल गई, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जिस तरीके के उन्होंने पूरी भूमिका रची, और नीतीश कुमार उनके, अब ये माना जाए कि नीतीश कुमार तो कोई भोले भाले नहीं है, उन्होंने जाल फेंका और नीतीश कुमार फंस गए उसमें। उनके लिए आसान था, क्योंकि नीतीश कुमार खुद इंक्लाइंड थे कि किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने रहना है। अब ये भी बात सही है कि वो 4 बार ऐसा हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करते हैं, और इसलिए रिजाइन करते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाए, और फिर बैठने के बाद फिर वो रिजाइन करते हैं और फिर वापस मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हैं। ये अकेले व्यक्ति हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने, इनको शायद गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आना चाहिए। बहरहाल ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आसान हो गया उनको आरजेडी से अलग करना। और देखिए, वो आरजेडी से अलग होना नहीं है खाली, उसके ऊपर बहुत बड़ा लार्जर डिजाइन है, और वो उनका जाहिर है ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि इंडिया अलायंस, जो एक ऑपोजिशन अलायंस बिल्ड हो रहा था, बहुत ज्यादा वक्त लगा है उसको बिल्ड होने में, वो किसी तरह से ध्वस्त हो जाए। और जैसी कि सिचुएशन बनी है आज की डेट में, जो दिख रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है इंडिया अलायंस जो है वो ध्वस्त होने के कगार पर ही है। क्योंकि ये मत भूलिए कि ये नीतीश कुमार थे जिन्होंने ये पूरा अपोजिशन पार्टीज को साथ लाने का काम इनिशिएट किया था, और ये उन्हें उम्मीद थी रही होगी कि वो इंडिया अलायंस में कुछ उनको लीड रोल मिल जाएगा, क्योंकि नहीं मिला। वो चाहते थे शायद कन्वीनर बन जाएं, वो भी नहीं बनाया गया, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद खड़गे क्योंकि उनकी पार्टी के हैं तो उनको बना दिया जाए कन्वीनर, क्योंकि खतरा सबके दिमाग में यह रहता है कुर्सी, कहीं ऐसा ना हो कि जो कन्वीनर बने वो आगे चल के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन जाएगा। अरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तो तब नौबत आएगी जब आप चुनाव जीतेंगे। अभी तो मुश्किल ये है कि इंडिया अलायंस कहीं पे भी खड़ा ही नहीं हो पा रहा है एक साथ। अब देखा ममता बनर्जी का बंगाल में क्या रोल है, केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है क्या आगे करेंगे, अखिलेश यादव भी तरह तरह की बातें करते हैं। तो कहां बची एक कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटी छोटी पार्टियां और होंगी। अल्टीमेटली क्या होगा? और इसी का फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी
अपने खेल में कामयाब हो जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं ये एहसास होता है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को, खासतौर से कांग्रेस को, कि उन्होंने बहुत देरी करी। बजाय ये, जैसे अब राहुल गांधी की आज वो निकल रही है, अभी चल रही है यात्रा, न्याय यात्रा। ये जब पहली वाली यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उम्मीद की जा रही थी कि उसके फौरन बाद ही वो दूसरी यात्रा निकालेंगे। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि विपक्ष डिसीजन लेने में, और खासतौर से कांग्रेस डिसीजन लेने में बहुत पीछे रहती है। लड़ना है आपको उस व्यक्ति से और उस पार्टी से जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहता है, नरेंद्र मोदी। उनको आप देखिए जिस तरीके का वो तय कर लेते हैं और जिस तरह से जुट जाते हैं, ऐसा लगता है बस एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरा उनके लिए शुरू हो गया। और वैसे ही आप अयोध्या में जाकर के पूरा एक एक तरीके से हिंदू सम्राट बन के, हिंदू हृदय सम्राट तो थे ही, अब तो हिंदू सम्राट बन करके उन्होंने जिस तरह से पूजा पाठ किया, और अकेले कैमरा उन्हीं पे रहता है, और खट से स्विच कर गए पॉलिटिकल एक्टिविटी में। उससे उस दौरान भी जब उसके इन द रन अप टू प्राण प्रतिष्ठा, आपने देखा किस तरह साउथ में जाके अलग अलग मंदिरों में वो 10-11 दिन तक पूजा पाठ करते रहे और दिखते रहे, कहीं झाड़ू भी लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। वो सारा गेम पे कोई इसलिए नहीं था कि उन्हें वो 11 दिन का वो करना है, जो जो ज़रूरी है, एक कुछ प्रक्रिया ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें यहाँ जजमान बनना था अयोध्या में। केवल उसके लिए नहीं था, उसके पीछे भी राजनीतिक उद्देश्य था। हर रिलीजियस एक्टिविटी का किस तरीके से भरपूर यूज, इस्तेमाल राजनीति बढ़ाने के लिए किया जाए, ये सीखना चाहिए किसी को नरेंद्र मोदी से। और खुलेआम करते हैं। अब कहीं पे कोई आंख की शर्म नहीं है। पहले कहा जाता था कि नहीं, राजनीति और धर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब तो सब कुछ वही खुलेआम हो रहा है, और उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कमंडल और मंडल की राजनीति को उन्होंने मिला लिया। अब आप देखिए, ये बिहार के मामले में एक मंडल और कमंडल किस तरीके से उन्होंने एक पटरी पे ले आए, और उनका जो विरोध हो रहा था, उनके हिंदुत्व को जो चैलेंज मिला था ओबीसी पॉलिटिक्स से, यानी कि जो नीतीश कुमार ने जो रेस किया था और राहुल गांधी ने उसको बड़े लार्ज स्केल पे बढ़ाया कि जाति जनगणना के जरिए से ऑपोजिशन को उम्मीद थी कि वो मोदी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर कर सकेंगे, क्योंकि जो ओबीसी है उनको डिप्राइव्ड लॉट है और उनको अपना ड्यू नहीं मिल रहा है जो जो देश में मिलना चाहिए। इसीलिए जब जातिगत जनगणना की बात शुरू करी थी इन सब लोगों ने, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। और किस तरीके से इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा पिछले दिनों में, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद उन्होंने अनाउंस करा कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता जो रहे और ओबीसी पॉलिटिक्स के नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। अभी भारत रत्न का निर्णय ऐसे हवा में तो नहीं हो गया। बहुत दिन से नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि उनको मिले, लालू भी कई दफे कह चुके थे, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। ऐसा लगता है आज की डेट में कि वहीं से डील शुरू हुई नीतीश और मोदी में, और मोदी ने अपना कार्ड वो चल दिया कि ठीक है, हम जो है उनको कर्पूरी ठाकुर ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं, कि वो डिजर्व करते थे, इतने वर्षों तक उनको नहीं मिला। बहुत ही नायाब किस्म के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही सिंपल आदमी, ईमानदार आदमी, आजकल ईमानदारी की बहुत कमी होती। और ओबीसी राजनीति, उन्होंने उस जमाने में आरक्षण दिया जब आरक्षण की इस प्रकार की पिछड़ों को देने की कोई नीति नहीं थी, और उनको भारत रत्न देके मोदी ने एक बहुत बड़े ओबीसी तबके, और वो भी जो मार्जिनाइज ओबीसी है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि
ओबीसी में सारा चंक ऑफ बेनिफिट जो है वो यादव और कुर्मी ले जाते हैं। तो जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं या एक्सट्रीम बैकवर्ड जिन्हें कहा जाता है वो कहीं पीछे रह जाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर उन्हीं की बात करते थे और उसी तबके से आते थे। और उन्होंने बात को लेकर के मोदी ने जिस तरह से कार्ड चला, किसी उन्होंने खाली वो लेके मैसेज नहीं भेजा सबके पास कि देखो हम हैं, हम कर रहे हैं पिछड़ी जातियों के लिए, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी एक तरीके से उन्होंने जो है विन ओवर कर लिया, ये कह करके कि चलो हमने आपकी बात भी मान ली, अब आ जाओ। और नीतीश कुमार तो क्योंकि झुझलाए हुए थे और उनके ऊपर एक ये प्रेशर था कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि उनका बेटा तेजस्वी जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए, हर एक को जल्दी है। तो उस चक्कर में उधर नीतीश को जल्दी कि नहीं मैं ये कुर्सी कैसे चली जाए, मुझे तो मुख्यमंत्री बने रहना है, सदा बने रहना है। तो नतीजा यही हुआ जो आपने देखा। और खट से एक तरफ मैसेज जो मोदी का गया कि और खाली ये ओबीसी पॉलिटिक्स में जो जिस तरीके का उन्होंने पेनिट्रेशन कर दिया है इसके जरिए से, साथ ही साथ नीतीश के उनके साथ आ जाने पे, यानी वो एनडीए में शामिल होने पे एक और मैसेज जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का आइडेंटिफिकेशन ओबीसी पॉलिटिक्स से बहुत है, हैं भी ओबीसी से आते हैं। तो ये एक मैसेज चला गया कि जो 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 तमाम मेहनत करने से नहीं मिलता, वो एक नीतीश कुमार के स्विच करने से, वो केवल नीतीश के लिए तो कुर्सी की बात होगी, लेकिन बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वो एक लार्जर मैसेज जो जा रहा है उस तबके में जिसको वो टारगेट कर रहे थे, और जो इन्हें खतरा था कि कांग्रेस या विपक्ष के उस कैंपेन से जो बात हो रही थी कि जातीय जनगणना की जाए, उसको कंप्लीटली एक तरीके से देखा जाए तो ध्वस्त कर दिया बीजेपी के खिलाफ। अब बीजेपी हिंदुत्व और पिछड़ी जाति दोनों को एक साथ लेके चलेगी, यानी मंडल और कमंडल। और कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टीज जिनका सारा जोर इस पे था कि वो काउंटर कर लेंगे इस हिंदुत्व की राजनीति को कास्ट के कार्ड से, वो बहुत कमजोर हो गया है। अभी तो जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस का सवाल है, अभी तो उनकी न्याय यात्रा ही चलेगी काफी दिन तक। और ताज्जुब मत करिएगा कि मोदी चुनाव भी जल्दी करवा दें, इनकी शायद यात्रा ही चलती रहे और पता लगा चुनाव शुरू हो गया। अनाउंसमेंट तो होने वाली है, बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे भी जो जानकारियां मिल रही थी उससे साफ जाहिर था कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या के मंदिर की, उसके बाद ही चुनाव अनाउंस कर दिए जाएंगे। भाई आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा काहे के लिए उस समय पर कराई गई है, उसके पीछे भी तो मकसद है वोट, उसके नाम पे बहुत वोट मिलेगा। और जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, राम में सब कुछ कर दिया है, तो वोट के मामले में वो मोदी में उसको करवाया जाएगा। और आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें सब शामिल हैं। और जिस विभिन्न प्रदेशों से वहां पे श्रद्धालु लाए जाएंगे, और एमपीज जो हैं बीजेपी के, उनको ऑथराइज किया गया है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप डेलीगेशंस लेकर के आए, जिससे ये बिल्डअप बना रहे। और आप देखिएगा कि चुनाव तक इसी तरह से चलेगा कि लोग आते जाएंगे और बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को दोहराएंगे जोर जोर से कि कितने लाख श्रद्धालु रोज आए, एक तरीके का कुंभ मेला बना दिया जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें अल्टीमेटली तय होती हैं जहां दिल्ली से, वहां पे ये जरूरी है उनके लिए कि जितना भी भरपूर मंदिर के नाम पे जितना वोट में इजाफा कर सकते हैं वो करें। साथ ही साथ अब जो जाति का, पिछड़ी जाति का कार्ड खेला है नीतीश कुमार के जरिए से और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के जरिए से देने से, जो इसका फायदा लेना है वो खुल के उठा सके। और वो कैसे होगा आने वाला समय बताएगा, और किस तरह से इसको विपक्ष काउंटर कर पाएगा। पहले तो विपक्ष को अपने आप को संभालना है, इंडिया अलायंस को संभालना है। और ताज्जुब मत करिएगा
कि इसके आगे विपक्ष के इंडिया अलायंस में मोदी कोई और भी खेल कर दे, कुछ भी हो सकता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।